कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किसी एक महाशक्तिशाली अस्तित्व द्वारा धरती पर एक ऑर्ब भेजा जाता है। इस ऑर्ब को प्लैनेट प्रोटेक्टर माना जाता है। इसकी खास विशेषता है कि यह किसी भी चीज के इम्पैक्ट में आते ही खुद को उसके स्वरूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके अंदर अपना कोई वजूद नहीं है। जब यह धरती पर आता है तो सबसे पहले एक पत्थर के इम्पैक्ट में आकर खुद को उसी पत्थर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसी तरह कई दिन बीतते हैं। एक दिन बर्फबारी के दौरान एक जख्मी वुल्फ वहाँ से गुजर रहा होता है। वो लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। उसे देख ऐसा लगता है कि वो अब मरने वाला है। वो उसी पत्थर के करीब पहुँचता है और उसमें सर रखकर अपने प्राण त्याग देता है। अचानक वो पत्थर अपना स्वरूप बदलने लगता है और उसी वुल्फ के रूप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यह पहली बार है जब उस ऑर्ब ने चेतन अवस्था को ग्रहण किया है और वह एक वुल्फ के जीवन को महसूस कर रहा है। इसके बाद वो वुल्फ चलने लगता है। 3 हफ्ते तक वो उस बर्फीले तूफान में चलता है। तभी वो एक खाली पड़े बस्ती में पहुंचता है। वहाँ कोई नहीं रहता सिवाय एक लड़के के। वो लड़का उस वुल्फ को देखता है और दौड़कर जाकर उसके गले मिलता है। वास्तव में यहाँ के लोग 5 साल पहले इस निर्जन बर्फीली मरुभूमि को छोड़कर हरियाली युक्त प्रदेश की खोज में निकल पड़े थे। वो लड़का उस वुल्फ को पाकर बहुत खुश होता है और उसे जॉन कहकर पुकारता है। वास्तव में जॉन उसका ही पालतू था जो 2 महीने पहले कहीं खो गया था। वह जॉन के स्वभाव में कुछ परिवर्तन पाता है। फिर वह उसे अपने रूम में ले जाता है। जॉन के लिए अंदर का माहौल बिल्कुल अलग और अजीब था। वो वहाँ के हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसे महसूस करता है। उसे यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। वो लड़का उसे खाने के लिए कुछ देता है पर जॉन खाना नहीं जानता। वो लड़का सोचता है कि उसे यह पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे यह खिलाने की कोशिश करता है। अगली सुबह वे दोनों बाहर आग के लिए लकड़ी इकट्ठी करने के लिए निकलते हैं। वो अपने पास के घर की लकड़ी काटकर लाने लगता है। वो जॉन को कहता है कि उसे दूसरों के घर की लकड़ियों को इस तरह से बिना परमिशन के नहीं लेना चाहिए। अगर वो वापस आ गए तो वो उस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन उसे सरवाइव करने के लिए इन लकड़ियों की जरूरत है। वो उसे बताता है कि यहाँ के सभी लोग 5 साल पहले ही हरियाली युक्त स्वर्ग के तलाश में यहाँ से चले गए, जो कि इस बर्फीली मरुभूमि के दूसरी छोर में है। उन्होंने उसे वापस आने का वादा किया है। उनके साथ वह भी जाना चाहता था, पर उन्होंने उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए यहीं रहने को कहा था। घर वापस जाते हुए उसे एक घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। लड़के को लगता है कि शायद उन विलेजर में से ही कोई एक वहाँ आ गया होगा, लेकिन सामने जाने पर उसे पता चलता है कि यह आवाज वास्तव में एक बड़ी सी मछली के छटपटाने की थी, जो कि उसके जाल में फंस गई थी। वो उसे देख काफी खुश होता है और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। वो उसे कच्चा ही सर्व करता है ताकि ईंधन बचाई जा सके, लेकिन लड़का देखता है कि जॉन फिर से उसे खाने से इनकार कर रहा है। उसे लगता है कि शायद जॉन खाना खाना भूल चुका है, इसलिए वह उसे खाने का तरीका दिखाने लगता है। यह देखकर जॉन भी उसकी तरह एक्ट करता है और उस मछली को खाने लगता है। रात में वो लड़का वॉल में अपने विलेजर्स के चेहरों को ड्रॉ करता है। वह जॉन को बताता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसे अपने गांव के लोगों का चेहरा याद रहे और उनकी मेमोरी उसके अंदर जीवित रहे। फिर वह थोड़ा गंभीर होता है और कहता है कि वो भी इस जगह को छोड़ने की सोच रहा है ताकि वो आगे की नई दुनिया को देख सके और उसे महसूस कर सके। वो यह निश्चय कर लेता है और अगली सुबह वे दोनों अपनी यात्रा में निकल पड़ते हैं। वे घंटों तक चलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मार्ग दिखता है जो कि एरो के रूप में उन्हें आगे बढ़ने की दिशा की ओर संकेत करता है। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई सारे मार्ग दिखते हैं जिन्हें वो फॉलो करने लगते हैं। अपने 5वें दिन की यात्रा के बाद उस लड़के को एक छोटी सी सूखी झाड़ी दिखती है। इसे देख वो उत्साह से भर जाता है। उसे लगता है कि वो अब अपने मंजिल के करीब है। तभी यात्रा के दौरान उसका पाँव बर्फ की पतली परत पर पड़ जाती है, जिसके टूटने पर वो पानी के अंदर गिर जाता है। वो वहाँ से तो आसानी से निकल जाता है, पर उसके पैर पर चोट लग जाती है। वो अपनी तरह से इसका उपचार कर लेता है और कहता है कि ये बस हल्की सी चोट है और वह इसके साथ ही अपने आगे की यात्रा को जारी रखेगा। लेकिन दिन बीतने के साथ वह कमजोर पड़ता जाता है। अब वह लंबे समय तक चलने में असहज महसूस करने लगता है और उसकी चोट भी दिन प्रतिदिन गंभीर होती जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी यात्रा को जारी रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वापस जाना बेवकूफी भरा निर्णय होगा। वह सोचता है कि मंजिल अब करीब है और धीरे धीरे वो इस दर्द से भी छुटकारा पा लेगा। आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में टूटी हुई मालगाड़ी दिखती है जो कि उसके गाँव वालों की ही थी। वो थोड़ा परेशान तो होता है, पर आशा नहीं छोड़ता और कहता है कि वो अब दूर नहीं है। लेकिन उसकी यह आशावादिता कुछ क्षण में ही ढह जाती है और वह रोने लगता है। वो जॉन से पूछता है कि क्या वे माउंटेन तक पहुंच सकेंगे, लेकिन जॉन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। लड़का फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और जॉन से कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि जॉन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता और वह अब तक केवल खुद से ही बातें कर रहा था। वो जॉन से अपनी ऐसी हरकत के लिए माफी मांगता है और आखिरकार घर वापस जाने का मुश्किल निर्णय ले ही लेता है। घर पहुँचने के बाद लड़का अपनी नाकामयाबी पर रोने लगता है और वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब वह जागता है तो पाता है कि उसे बहुत तेज बुखार है और उसके घाव की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। भले ही वो बहुत कमजोर और अस्वस्थ महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जॉन को कहता है कि वो इससे जल्दी ठीक हो जाएगा।
इसके बाद वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन शायद अब यह मुमकिन नहीं है। लड़के का शरीर बद से बदतर होता चला जाता है और आखिर में एक रात वो लड़खड़ाते हुए अपने चेयर से खड़ा होता है और जॉन से कहता है कि वो उसका चेहरा याद रखे। फिर वो चेयर पर बैठ जाता है और धीरे धीरे अपनी चेतनावस्था को वह खोने लगता है। वो सपना देखता है कि वो अपने विलेजर्स के साथ यात्रा कर रहा है और उन्होंने अपने मंजिल को ढूंढ लिया है, जहाँ और भी कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। तभी उस लड़के का शरीर कुर्सी से गिर जाता है। उसकी मौत हो चुकी थी, पर जॉन इसे नहीं जानता। वो उसे खींचकर उठाने की कोशिश करता है, पर वह इसमें सफल नहीं हो पाता। फिर जॉन उसकी कोट को जकड़कर उस लड़के के स्वरूप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो पाता है कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। वो उसे कुर्सी पर बिठाकर उसके सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ नई दुनिया की खोज में अकेले ही निकल पड़ता है। इसे हम नाम देंगे इमॉर्टल बॉय। वो भारी बर्फबारी के बीच अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन उसे ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। न उसे खाना आता है, न ही शिकार करना। अपनी यात्रा के दौरान वो कुल 6 बार मरता है, पर जबकि वो इमॉर्टल है, वो हर बार खुद को रिजेनरेट कर लेता है। हर बार मरने के साथ ही उसकी रिजेनरेशन टाइम में कमी आने लगती है और आखिर में वो उस प्रदेश में पहुंच ही जाता है जहां बहुत अधिक हरियाली और जीव जंतु बसते हैं। वो पहाड़ से खड़े होकर उस मनोरम प्रकृति को निहारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा सफेद भालू उस पर अटैक कर देता है और उसे मारकर सामने के तालाब में फेंक देता है। वो खुद को रिजेनरेट करने लगता है। उस तालाब में एक छोटी बच्ची भी होती है। उसे ऐसा करते देख वो घबरा जाती है। उस बच्ची का नाम है मार्च। उसे खुद की आंखों में विश्वास नहीं होता। वो जानना चाहती है कि ये वास्तव में कौन है। इमॉर्टल बॉय खुद को पूरी तरह से रिजेनरेट कर वहाँ से जाने लगता है। घबराते हुए ही सही, मार्च भी उसे फॉलो करने लगती है। वो उसे पुकारती है और खुद को उसके साथ ले चलने को कहती है, पर वह इमॉर्टल बॉय चुपचाप से बिना कोई रिस्पॉन्स दिए आगे बढ़ने लगता है। उसके इग्नोर करने की वजह से मार्च को उस पर काफी गुस्सा आता है और वह उस पर चिल्लाने लगती है। मार्च को लगता है कि कहीं ये भूखा तो नहीं। वो पेड़ पर चढ़कर उसके लिए एक फल तोड़ ले आती है और उसे खाने को देती है, लेकिन इमॉर्टल बॉय को पता नहीं कि इंसानों की तरह कैसे खाया जाता है। वो जानवरों की तरह उसे खाने लगता है। इसे देख मार्च चौंक जाती है। उसे लगता है कि उसके माता पिता ने उसे कोई मैनर नहीं सिखाया। वो फिर से पेड़ पर चढ़कर एक और फल तोड़ती है ताकि वह उसे खाने का सही तरीका सिखा सके, लेकिन वह उसके हाथ में झटका मारकर उस फल को गिरा देता है और उसे भी जानवरों की तरह खाने लगता है। वो बार बार पेड़ पर चढ़कर उसके लिए फल तोड़ती है और वो भी बार बार वैसा ही करके खाने लगता है। आखिर में हार मानकर वो पेड़ पर बैठकर ही उस पर फल दे मारती है, पर इमॉर्टल बॉय इतना भूखा है कि वह हर एक फेंके गए फल को झपटते हुए खाने लगता है। जब उसकी भूख मिट जाती है तब वह मार्च को देखकर स्माइल करता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। इसके बाद पेड़ से नीचे उतरकर मार्च उसे बताती है कि अगर कोई अजनबी इंसान उसे कुछ दे तो इसके बदले उसे उस इंसान को थैंक यू कहना चाहिए। फिर वह उसे थैंक्स कहना सिखाती है, पर वो इसमें नाकाम होती है। फिर इमॉर्टल बॉय वहाँ से जाने लगता है और मार्च भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर वहाँ एक पेड़ के पीछे आराम करने लगते हैं और रात वहीं पर गुजारते हैं। मार्च एक सपना देखती है जहाँ वो अपने मॉम और डैड से मिलती है, पर उसकी बहनें वहाँ नहीं है। तभी वह देखती है कि एक बड़ा सा स्पिरिट बियर पीछे बैठा उनकी बहनों को खा रहा होता है। वास्तव में मार्च को कुछ अनुयायियों द्वारा उनके भगवान उनिगुमा की पूजा में बलिदान देने के लिए चुना गया था। उनका विश्वास था कि भगवान उनिगुमा बलिदान के बदले गांव में सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। वे उसे सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे होते हैं कि तभी उसकी एक दोस्त परोना उसे उन अनुयायियों के चंगुल से बाहर निकालने में उसकी मदद करती है और वहीं से भागते हुए वो उस तालाब में आ पहुंचती है जहां पहली बार वो उस इमॉर्टल बॉय से मिली थी। वापस सपने में आए तो सभी इस घटना के लिए उसे ही दोषी ठहराने लगते हैं। तभी मार्च घबराते हुए जागती है। वो दुखी होकर रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी इमॉर्टल बॉय उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है और वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मार्च को लगता है कि वो भूखा है, इसलिए वो उसके पीछे आ रहा है। वो उसके लिए कुछ फल तोड़कर लाती है और मजाक करते हुए कहती है कि वो उसकी मम्मी नहीं है। फिर वो उसे उसका नाम देने का सोचती है। क्योंकि वह इमॉर्टल है इसलिए वो उसका नाम पहले फूजी रखती है, पर उसे यह नाम अच्छा नहीं लगता। एक और नाम अच्छा न लगने के बाद वो उसका नाम फू रख देती है और उसे फूचैन बुलाती है। तभी हाया से, जो कि उन अनुयायियों की सिपाही है, बाकी गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाती है और मार्च को पकड़कर फिर से बलि चढ़ाने के लिए उसे ले जाने लगती है। मार्च फू को बाय कहते हुए रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। हाया से मार्च को खाने के लिए कुछ देती है और कहती है कि सभी सेक्रीफाइस होने वाले को यह खाना पड़ता है। इसे खाकर मार्च बेहोश हो जाती है। इधर परोना मार्च को ढूंढ रही होती है। तभी उसे रास्ते में फू मिलता है। वो फू से पूछती है कि क्या उसने यहाँ किसी छोटी बच्ची को देखा है। फू उसे बिना बोले ही मार्च के सेक्रीफिशियल साइट में ले जाता है जहाँ मार्च के बलिदान की तैयारियां चल रही थी। तभी वहाँ एक विशाल भालू आ जाता है जिसके शरीर में कई सारे स्पाइक्स हैं। उसे देख वो गार्ड्स बहुत डर जाते हैं और मार्च को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। पर परोना ठीक समय पर वहाँ पहुंचकर मार्च को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर वह भालू बिल्कुल सामने आ जाता है और वह परोना पर हमला कर देता है। इधर गार्ड्स वहाँ से बाहर निकलकर सारे गेट्स बंद कर देते हैं। उधर फूचैन भालू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। तभी भालू फूचैन पर हमला करके उसका सिर खा जाता है, पर फूचैन उस अवस्था में भी खड़ा होता है
और खुद को उस भालू से छुड़ाते हुए जॉन के शरीर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस भालू पर हमला करके उसे काटने लगता है। उसने वुल्फ की एबिलिटी को काफी अच्छी तरह से सीख लिया है और वह उसका ही इस्तेमाल करके उस भालू पर हमला करने लगता है। काफी लड़ाई के बाद वह उस भालू के नाक पर हमला करता है और उसे उखाड़ फेंक कर उसका काम तमाम कर देता है। यह देख सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हया से अंदर आती है और मार्च की रस्सी को खोलकर उसके अपने कंट्री यमन ले जाने का निश्चय करती है। तभी फूचन मार्च के पास आता है और उस पर भौंकने लगता है। मार्च को लगता है कि वो फिर से भूखा है। वो उसे एक फल देती है। फूचन उसे खाता है और फिर मार्च को देखते हुए उसे थैंक यू कहता है। इसे देख मार्च काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हया से उन तीनों को अपने साथ येनम लेकर जाने लगती है। हमें पता चलता है कि उनिगोमा के लिए बलिदान का यह रिवाज काफी पहले से चल रहा है और गाँव वाले इस पर विश्वास भी करते हैं। तभी अचानक उनके सामने वो बुढ़िया आ जाती है जो उनिगोमा की अनुयायी बनकर उनके पास आई थी, जिसने की मार्च को बलिदान देने के लिए चुना था। मार्च उसे देखकर काफी गुस्सा होती है। तभी वो बुढ़िया उन्हें बताती है कि वह भी उनके जैसी ही एक कैदी है। वास्तव में यनम के लोगों द्वारा किया गया यह रिचुअल एक स्कैम है, जिससे कि वे वर्षों से गांव वालों को डरा कर रखते हैं और भगवान के नाम पर उनसे विभिन्न तरह की चीजों को लेकर उनका फायदा उठाते हैं। पोरोना को यह सुनकर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी बहन भी इसी रिचुअल का शिकार बन गई थी। तभी फुशी को जोर की सुसु आती है जिसे वह रोक नहीं पाता और वहीं पर बह जाता है। इसकी वजह से हया से उन्हें एक तालाब पर ले जाती है जहाँ वो नहाने लगते हैं। पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर फुशी को उस लड़के की याद आती है जब उसने कहा था कि वो हमेशा उसे याद रखे। वो अपना स्वरूप बदलने लगता है और उस लड़के के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लड़के का चेहरा वापस देख मार्च काफी खुश होती है और उसे गले से लगाती है और कहती है कि आज से मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी देखभाल करूंगी। उसके बाद वे यनम पहुँचते हैं। शहर की चमक धमक को देख मार्च और पोरोना काफी चौंक जाते हैं, लेकिन तभी मार्च को वहाँ एक बच्ची दिखती है जिसके माँ बाप उसके साथ खेल रहे थे। उन्हें देख मार्च को अपनी फैमिली याद आती है और वह मायूस हो जाती है। बाजार में घूमते हुए मार्च एक पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचती है और अपने पेरेंट्स को एक लेटर भेजने का सोचती है, लेकिन समस्या यह है कि उसके पेरेंट्स को पढ़ना लिखना नहीं आता। तभी उसे एक समाधान भी सूझता है और वह एक कागज में अपने हाथों को छाप देती है और कहती है कि इससे उसके पेरेंट्स को यह जानकारी मिल जाएगी कि वो यहाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और समस्या उनके बीच आ जाती है, वो यह कि उसे अपने घर का पता तो मालूम ही नहीं है। दुकानदार उसे मैप दिखाकर उसके घर का पता पूछता है। तभी हया से वहाँ आती है और इस काम को बाद के लिए रखकर उन्हें खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। लेकिन खाना खाने के बाद मार्च और उसके दोस्त वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो वे खुद को अलग अलग प्रिजन में बंद पाते हैं। फुशी देखता है कि हया से उसे कुछ लोगों को दिखाते हुए कुछ बात कर रही है। तभी एक आदमी हाथ में भाला लेते हुए फुशी के आगे दौड़ता हुआ आता है और उस पर हमला कर देता है। वास्तव में वह आदमी भी एक कैदी ही है जिसे फुशी को मारने के लिए भेजा गया है। अगर वह ऐसा कर पाया तो उसकी सजा माफ की जाएगी। उसके वार से फुशी को चोट तो लगती है, लेकिन वह चोट उतनी तेजी से ही ठीक भी हो जाती है और वह उस आदमी का काम तमाम कर देता है। फिर कुछ और लोग उसे मारने के लिए आने लगते हैं। तभी फुशी अपने को जॉन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर उन गार्ड्स को मारता हुआ वहाँ से बाहर निकलने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हयाशे के तीर का निशाना बन जाता है और वो लोग उसे मारने लगते हैं। उधर कैद खाने में मार्च की आंखें खुलती है। वो देखती है कि उसके सामने एक बैग के अंदर फुशी छटपटा रहा है। तभी हयाशे उसे ऑर्डर देती है कि वो फुशी को इंसानी भाषा सिखाए। उनके ऊपर वाले सेल में ही पोरोना को रखा गया है। वो खिड़की से नीचे झांकते हुए मार्च से कहती है कि अगर उसके यहाँ कुछ भी ऐसी चीज है जो उन्हें वहाँ से निकालने में मदद कर सकती है, वो उसे उसके पास भेज दे। मार्च फुशी पर गड़े हुए तीर को उसके पास भेजती है। इधर फुशी जॉन का रूप धारण करके वहाँ से बाहर निकलने के लिए जमीन खोदने लगता है और वो इसमें सफल भी हो जाता है। जब वे दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सामने ही उनिगोमा का जख्मी पड़ा हुआ शरीर मिलता है। उसके शरीर में गड़े हुए तीरों को देख मार्च को उस पर काफी दया आती है और वह उसे दर्द से छुटकारा दिलाने के विचार से उसके अंदर गड़े हुए तीरों को निकालने लगती है। तभी हया से वहाँ गार्ड्स के साथ आ धमकती है। मार्च उन्हें देख छुपने की कोशिश करती है पर हया से उन्हें देख लेती है और मार्च को उस बियर की देखभाल करने के लिए वहीं पर छोड़ देती है। मार्च काफी अच्छी तरह से उस पर लगे तीरों को निकालने लगती है और उसका मरहम पट्टी करने लगती है। बियर को हक करते हुए मार्च फुशी को कहती है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं और वे नॉर्मल हैं। उसकी प्यार भरी बातों को रिस्पॉन्ड करते हुए वो बियर धीरे से उसे थैंक यू कहता है और वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। उसी रात पोरोना किसी तरह अपने सेल से बाहर निकलने में सफल हो जाती है और गार्ड के वेश में मार्च के सेल के पास पहुँचती है। वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालती है। वो उस बुढ़िया को भी कैद खाने से निकलने में मदद करती है। जाते हुए मार्च आखिरी बार उस स्पिरिट बियर की बॉडी को देखकर उसे गुड बाय कहती है। वहीं पोरोना तलवार लेकर उस डेड बियर के पास जाती है ताकि वो बियर के कुछ पार्ट्स को अपने साथ ले जा सके और इसे गांव वालों को दिखाकर वो इस रिचुअल को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। पर मार्च उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उस बियर को हर्ट नहीं करना चाहती। पोरोना उसे समझाती है कि गांव वालों के मन से उनिगोमा का डर हटाने और इस क्रूर रिचुअल को खत्म करने का बस यही एक जरिया है। पर मार्च इससे खुश नहीं है। मार्च की इस दयालुता को देखकर पोरोना अपने प्लान में बदलाव लाती है और मार्च से कहती है कि वो इस घटना को गाँव वालों को सिंपली बताकर ही उनके डर को खत्म करने की कोशिश करेगी। इसके बाद वे एक घोड़े गाड़ी के माध्यम से वहाँ से भागने लगते हैं पर
पर उनकी यह यात्रा झटकों से भरी हुई है। तभी हयासे और गार्ड उनका पीछा करते हुए उन पर हमला करने लगते हैं। जवाब में पोरोना भी उन पर हमला करती है। वे लोग फशी को उन्हें हैंड ओवर करने को कहते हैं और बदले में वे उनकी जान बख्श देंगे, लेकिन मार्च और पोरोना इसे स्वीकार नहीं करते और उनसे लड़ने लगते हैं। इस बीच हयासे पोरोना की ओर तीर से हमला करती है, जिसे देख मार्च उसके आगे आ जाती है और वह तीर मार्च को लग जाती है। वह बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। इसे देख फुसी काफी गुस्सा हो जाता है और वह हयासे पर अटैक कर देता है। हयासे के तीर से घायल होने पर भी फुसी हमला करना नहीं रोकता और वह स्पिरिट बियर का रूप धारण करके उन पर जोरदार हमला करने लगता है। उसके गुस्से की आंधी से कोई बच नहीं पाता और वो वहाँ तबाही मचाने लगता है। इधर पोरोना मार्च के बहते हुए खून को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मार्च की स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। मार्च पोरोना से कहती है कि उसके बाद वो फुसी की माँ बने, लेकिन पोरोना उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्च को फुसी की काफी फिक्र होने लगती है। उसके आंख आंसुओं से भर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करती है और इसी के साथ वो अपनी आखिरी सांस लेकर अपने प्राण त्याग देती है। पोरोना काफी भावुक हो जाती है और उसकी बॉडी को उठाकर अपने विलेज की ओर जाने लगती है। इधर गार्ड्स और अधिक मात्रा में आकर फुसी पर हमला करने लगते हैं, लेकिन फुसी भी नहीं रुकता। वह ईंट का जवाब पत्थर से देता है। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके गुस्से के प्रभाव से कोई बच नहीं पाता। गाँव वाले भी उसकी इस भयंकरता को देख काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी पोरोना मार्च को उठाए हुए उसके पास पहुंचती है और फुसी को शांत होने को कहती है। इसे सुनकर फुसी वापस से अपने इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पोरोना उसे इस सब के लिए थैंक्स कहती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। फुसी उसे ध्यान से देखने लगता है। इधर हमें मार्च का सपना दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। वो बड़ी हो चुकी है और अपने फैमिली के साथ बहुत खुश है। फिर वो अपने डॉल्स के साथ खेलने लगती है। तभी अपने डॉल्स को देखते हुए उसे अचानक फुसी की याद आती है और उसे यह रियलाइज होता है कि वह तो मर चुकी है। वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है क्योंकि वह अभी मरना नहीं चाहती। इधर पोरोना भी मार्च के गम में रोते हुए खुद को भी खत्म कर देना चाहती है, इसीलिए खुद को मार डालने के उद्देश्य से वो छुरी को अपने गले में टिकाने लगती है। पर मार्च की आत्मा यह नहीं चाहती कि वो ऐसा करे। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर वो दोनों उसे देख नहीं पाते। मार्च की आत्मा गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन तभी फुसी अपना हाथ बढ़ाते हुए पोरोना को ऐसा करने से रोकता है। शायद उसने मार्च की इच्छा को महसूस कर लिया था। उसके बाद वे दोनों विलेज की ओर जाने लगते हैं। इधर गाँव वालों को लगता है कि पोरोना और मार्च शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी पोरोना फुसी के साथ गाँव में पहुँचती है। गाँव वाले उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। मार्च की माँ उसे पूछती है कि वो इतने महीनों से कहाँ थी। तभी पोरोना उन्हें मार्च के हैंड प्रिंट वाले लेटर को उन्हें देती है और वह दुखी होते हुए कहती है कि मार्च जहाँ भी है खुश है। उसके पेरेंट्स यह समझ जाते हैं कि मार्च अब इस दुनिया में नहीं रही। वे काफी भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मार्च का इतने दिनों तक साथ देने के लिए उसकी माँ पोरोना को धन्यवाद देती है और उसे हक करती है, लेकिन तभी उन्हें एक विलेजर से पता चलता है कि येनम की सेना उनके विलेज की तरफ ही आ रही है। पोरोना को पता है कि वे फुसी के पीछे हैं, इसलिए वो उसे वहाँ से जल्द भाग जाने को कहती है ताकि वो अपने जीवन को अपने अनुसार जी सके। फुसी जॉन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जंगलों से गुजरते हुए वो उसी पेड़ के सामने पहुँच जाता है जहाँ पर चढ़कर मार्च ने उसे खाने के लिए फल दिया था। फिर वह मार्च के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ता है और उसे खाकर अपने नई जर्नी के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। जंगलों से गुजरते हुए उसे वो बुढ़िया दिखती है। थोड़ी सी नोकझोंक के बाद वे साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। फुसी उससे भाषा सीखने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके फलस्वरूप बुढ़िया भी उसे लिखना, बोलना और कई चीजों की जानकारी देती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह कई बातों को सीखने लगता है। प्रतिदिन के अभ्यास के बाद अब फुसी थोड़ा बहुत बोलना सीख गया है। वो उसे अपनी बातें बताने लगता है कि वो कैसे उस लड़के से मिला और कैसे उसकी मुलाकात मार्च से हुई। यात्रा करते हुए वे एक द्वीप पहुँचते हैं जिसका नाम टाकुनाहा है, एक ऐसा देश जो यमन के साथ युद्ध की स्थिति में है। वास्तव में इस जगह उस बुढ़िया का घर है जहाँ वो उसके प्रेमी के साथ रहती थी। वे रात उन्हीं जंगलों में गुजारते हैं। तभी रात को एक मिस्टीरियस क्रिएचर फुसी पर हमला कर देता है, जो कि फुसी की सारी मेमोरी और उसके स्वरूप को खींचने लगता है। फुसी उससे हारने लगता है और वो फुसी के लगभग सारे स्वरूपों को खींच लेता है, लेकिन तभी वहाँ फुसी का क्रिएटर प्रकट होता है, जो कि फुसी को उस अजीब क्रिएचर को खत्म करने का तरीका बताता है। उसके इस मदद से फुसी आखिरकार उस क्रिएचर को हराने में सफल हो जाता है। उसके बाद उसका क्रिएटर उसे बताता है कि हमने तुम्हें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, पर ये क्रिएचर्स तुम्हें ऐसा करने से रोकेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन वे उस बुढ़िया के घर पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें मास्क लगाए एक लड़का मिलता है जिसका नाम गुगु है।
वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का है। फिर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। वो अपने एक बड़े भाई के साथ रहता था जिसने कि उसे धोखा देकर उसकी सारी मेहनत की कमाई को चुरा कर वहाँ से भाग गया था। पर गुगू मेहनत करना नहीं छोड़ता। वो बहुत पैसे कमाकर अमीर आदमी बनना चाहता है, लेकिन इसी दौरान उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसमें कि वह अपना चेहरा खो देता है। गुगू को उस बुढ़िया के लॉबर ने बचाया था जिसका नाम बूजमैन है। अपने चेहरे की खराब स्थिति की वजह से गुगू को वह मास्क लगाना पड़ता है और तभी से वह उस बूजमैन के घर में ही काम करके रहने लगता है। यहाँ रहते हुए गुगू और फूसी के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे बूजमैन के एंटीक शॉप में साथ साथ काम करने लगते हैं। एक दिन उनके शॉप में गुगू की क्रश आ जाती है। उसे देख गुगू शर्म से लाल हो जाता है, पर वह मास्क के कारण गुगू को पहचान नहीं पाती। वह देखता है कि बातों ही बातों में उसकी क्रश फूसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, जिसे देख उसे काफी जलन होने लगती है। खुद को और ज्यादा बलवान और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वह कड़ी कसरत करने लगता है ताकि वह क्रश को इम्प्रेस कर सके। इसी बीच एक दिन गुगू की बूजमैन के साथ काफी बहस हो जाती है, जिसके कारण गुगू उसका घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वास्तव में गुगू के इलाज के दौरान बूजमैन ने उसके अंदर अल्कोहल रखने की एक जगह बना दी थी, जिसके कारण गुगू का पेट हमेशा फूला फूला रहता था। लेकिन जब यह बात गुगू को पता चली तो वह इससे काफी गुस्सा हो गया और बूजमैन को भला बुरा कहकर वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया। वह काम की तलाश में शहर में भटकने लगता है, लेकिन उसके चेहरे की वजह से लोग उसे बहुत ताने मारने लगते हैं और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगते हैं। वह लोगों के उसके प्रति ऐसे व्यवहार से काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और जबकि लोग वैसे भी उसके फेस की वजह से उसे मॉन्स्टर कहते हैं, तो यह मास्क लगाने का क्या काम, यह सोचकर वो अपना मास्क रास्ते में ही फेंक देता है। उधर गुगू की गैर मौजूदगी में फूसी उन सब के लिए खाना बनाता है और घर के बाकी काम भी करने लगता है, पर वह इसमें नौसिखिया है। वह बार बार इसे बेहतर करने की कोशिश करता है, पर नतीजा कुछ खास अच्छा नहीं होता। जिस पर वह बुढ़िया फूसी को कहती है कि तुम्हें गुगू को ढूंढ कर लाना होगा, उसकी मदद से ही तुम इन स्किल्स को सीख सकते हो। जब तुम अच्छी तरह से खाना बनाना सीख लोगे तभी तुम एक प्रॉपर अडल्ट कहलाओगे। इसे सुनकर वह उसी वक्त गुगू को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर गुगू को अपने चेहरे की वजह से काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी अवस्था बहुत खराब है। उसके पास उसके क्रश की एक निशानी होती है जिसे बेचने पर वह मजबूर हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो अपना मन बदल लेता है। तभी रास्ते में जाते हुए उसे उसका बड़ा भाई बुरी अवस्था में रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है। उसकी हालत को देख उसे दया आती है और वह उस महंगी रिंग को अपने भैया के हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात गुगू को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं ताकि वे उसके फेस का फायदा उठाकर अपने शो से कुछ पैसे कमा सके, लेकिन तभी फूसी वहाँ आ जाता है और उन्हें डराकर वहाँ से भगा देता है। फूसी को देख गुगू काफी खुश होता है। फूसी कहता है कि वो उसे कुकिंग का हुनर सिखाए और इस तरह दो दोस्तों का फिर से मिलन हो जाता है। गुगू बहुत भूखा है। इसे देखते हुए फूसी उसके लिए बहुत सारे फूड क्रिएट करता है जिसे गुगू बड़े चाव से खाने लगता है। बातों ही बातों में गुगू को पता चलता है कि फूसी उन जीवों का ही रूप ले सकता है जो वास्तव में मर चुके हैं और जिससे वो बड़े ही गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है। फिर वो कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरा भी रूप जरूर लेना। तभी अपने डॉगी को ढूंढते हुए रिन भी वहाँ आ जाती है। रिन वही लड़की है जिसे फूसी शॉप में मिला था और जो गुगू की क्रश है। रिन को देखते ही गुगू उससे छुपने लगता है क्योंकि उसने अपना मास्क नहीं पहना है। उसकी इस मजबूरी को समझते हुए फूसी उसके मास्क को ढूंढने बाहर निकल जाता है। यहाँ रिन उसे पूछने लगती है कि आखिर वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है, पर उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है क्योंकि गुगू को अपना मुंह छुपाने का एक जरिया मिल गया है। वे दोनों वापस बूजमैन के घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें रिन के फादर द्वारा भेजा गया एक आदमी उन्हें देख लेता है और वह आदमी रिन को उठाकर ले जाने लगता है। रिन जाना नहीं चाहती। इसे देखते हुए गुगू किसी तरह उसे उस आदमी के चंगुल से छुड़ाकर वापस अपनी झोपड़ी की तरफ ले जाता है। इधर फूसी को गुगू का मास्क मिल जाता है और वह उसे गुगू को लाकर देता है। वापस बूजमैन के घर की तरफ जाते हुए रास्ते में फूसी का सामना फिर से उस अननोन क्रिएचर के साथ हो जाता है जो कि फूसी पर हमला करके उसके 100 रुपयों को फिर से छीनने की कोशिश करने लगता है। वह अननोन क्रिएचर नॉकर्स कहलाता है। गुगू रिन को बूजमैन के घर की तरफ जाने को कहकर खुद लड़ाई में फूसी की मदद करने लगता है, लेकिन वह उनके बीच बहुत कमजोर है। लड़ाई के दौरान गुगू को पता चलता है कि वो अपने पेट में रखे अल्कोहल से फायर जनरेट कर सकता है। वह नॉकर्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी करना चाहता है, पर उसके पेट का अल्कोहल खत्म हो चुका है। वह इसे फिलअप करने के लिए दौड़कर बूजमैन के घर की तरफ जाता है और बूजमैन को जल्दी से उसके अंदर अल्कोहल डालने को कहता है। वहाँ पहले से ही रिन के पेरेंट्स आए हुए हैं जो कि उसे घर चलने के लिए फोर्स कर रहे थे। वे रिन की शादी करवाना चाहते हैं पर वह इसके लिए तैयार नहीं है। अपने अंदर अल्कोहल भरकर वहाँ से जाते हुए गुगू रिन से कहता है कि चाहे तुम किसी से भी शादी क्यों न कर लो, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से चाहने वाला केवल मैं ही हूँ। इसके बाद वो लड़ाई वाले जगह पर पहुँच जाता है, पर उस क्रिएचर ने फूसी को लगभग खत्म ही कर दिया है। वो अपने फायर से उस क्रिएचर पर हमला करता है और एक लंबी लड़ाई के बाद गुगू उस क्रिएचर को हराने में सफल हो जाता है और उसके अंदर से फूसी वापस बाहर निकलने में सफल हो जाता है। सरल शब्दों में वो फूसी की जान बचा लेता है। इसके बाद वे दोनों बूजमैन के पास चले जाते हैं जहाँ गुगू फूसी को वह सब कुछ सिखाता है जिसे वह सीखना चाहता है।
इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं और वे सभी एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। फुसी बहुत खुश है कि वह एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ग्रो कर रहा है। तभी एक दिन फुसी का क्रिएटर फिर से उसके सामने आकर प्रकट होता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नॉकर्स हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। पर फुसी उसके इस बात को डिनाई कर देता है और कहता है कि मुझे अपने विकास के लिए गुगु की जरूरत है। इधर रिन का 16th बर्थडे आने को है, पर वह खुश नहीं है क्योंकि उसकी शादी 4 साल बड़े एक आदमी से तय कर दी गई है। उसके मन में कोई और ही बसा हुआ है जिसने 4 साल पहले इनडायरेक्टली ही उसे प्रपोज किया था। पर गुगु को इस बात का पता नहीं है क्योंकि उस वक्त उसने कुछ ज्यादा ही अल्कोहल पी रखी थी। तभी गुगु का बड़ा भाई एक दिन उससे मिलने आता है। उसे देख ऐसा लगता है कि अब वह धनवान बन चुका है। वो अपने किए पर गुगु को माफी मांगता है और उसकी अंगूठी उसे देकर उसे अपने साथ घर चलने की रिक्वेस्ट करने लगता है। पर गुगु उसके साथ जाने से मना कर देता है। वो अपनी इसी फैमिली के साथ फुसी के साथ यहीं पर रहने की बात करता है। फुसी गुगु को अपनी फीलिंग्स रिन को बताने के लिए इनकरेज करने लगता है, पर रिन के वेल्थ और स्टेटस के सामने गुगु खुद को बहुत ही छोटा महसूस करता है। इधर अपनी अंगूठी को देखकर रिन को पता चल जाता है कि गुगु ही वही लड़का है जिसने एक बार उसकी मदद की और थैंक्स के रूप में उसने अपनी यह अंगूठी गुगु को दी थी। रिन का बर्थडे आता है। गुगु और फुसी अपनी अपनी तरफ से उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। गुगु और रिन के अकेले में बात करने के दौरान अचानक नॉकर्स उन पर हमला कर देता है। फुसी का क्रिएटर उसे इस बात की जानकारी देता है। तभी भयानक झटकों से महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगती है। उनके ऊपर का छत भी ढहने लगता है। लोगों को बचाने के लिए फुसी उनिगोमा का रूप धारण कर लेता है और छत को गिरने से बचाता है। लोगों के वहाँ से बाहर निकल जाने के बाद फुसी और गुगु दोनों मिलकर नॉकर्स के साथ लड़ने लगते हैं, पर इस बार नॉकर्स के ऊपर गुगु का फायर काम नहीं करता। वे दोनों साथ मिलकर लगभग उस नॉकर्स को हराने में कामयाब भी हो जाते हैं। तभी वो बिल्डिंग पूरी तरह से ढह जाती है। रिन को बचाने के लिए गुगु शील्ड के रूप में उन पत्थरों की बोझ को सहकर उनसे उसकी रक्षा करता है, लेकिन इस दौरान वह मारा जाता है। इधर फुसी लड़ते हुए अचानक गुगु में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फुसी को पता चल जाता है कि गुगु मारा जा चुका है। इससे वह काफी दुखी हो जाता है और वह गुगु के रूप में अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस नॉकर्स को हराने में कामयाब हो जाता है और वह नॉकर्स अपने मूल रूप में परिवर्तित होकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद अपने जख्म और तनाव से ठीक होने के बाद रिन दौड़ते हुए गुगु से मिलने आती है क्योंकि उसे यह पता नहीं कि वह मर चुका है। इधर फुसी उसे यहाँ आता हुआ देख लेता है और हड़बड़ाहट में वह गुगु का रूप धारण कर लेता है और उसके सामने आ जाता है। रिन उसे फुसी के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो लड़ते हुए ही मारा गया। इसे सुनकर रिन काफी दुखी हो जाती है। वह उसे गुगु के ग्रेव में ले जाता है, जिसे देखकर रिन रोने लगती है। इसके बाद रिन से जल्द ही मिलने का वादा करते हुए फुसी गुगु के रूप में वहाँ से चला जाता है क्योंकि वह उन सबको और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता और वह फिर से अपने अनजान यात्रा की ओर निकल पड़ता है। इधर रिन अपने प्यार गुगु के बारे में सोचने लगती है और आंखों में आंसू भरकर अपने फादर से कहती है कि वो जिससे प्यार करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। शायद उसे यह मालूम था कि गुगु मर चुका है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फिर से अपने प्यारे दोस्त गुगु की मौत के बाद फुसी बुजमैन और बाकी सभी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वह काफी उदास है। वह मानता है कि यह सभी उसी की वजह से हुआ है। न वह उनके साथ रहता न ही उनकी जान जाती। वो मन ही मन उन सबको काफी माफी मांगता है, पर वह मार्स के एग्जिस्टेंस को भूल चुका है क्योंकि नॉकर्स ने उसकी यह याद उससे छीन ली है। वो बिहोल्डर से नॉकर्स के बारे में पूछता है तथा उसे यहाँ धरती पर लाने का कारण भी पूछता है। बिहोल्डर उसे मानवता की रक्षा और नॉकर्स से धरती की सुरक्षा करने का उद्देश्य उसे समझाता है, पर इसके लिए उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस पर फुसी सहमत नहीं होता, लेकिन वो किसी तरह नॉकर्स को ढूंढकर अपनी याद वापस पाना चाहता है। तभी उसे किसी जानी पहचानी स्मेल का आभास होता है। वह दौड़ते हुए उस तरफ जाता है। वो वही बुढ़िया होती है जो फुसी के साथ यात्रा करने के विचार से आई होती है, पर फुसी उसके साथ चलना नहीं चाहता, लेकिन वह उसके साथ चलने की ही जिद करने लगती है। उस बुढ़िया का नाम पीरियन है। वो फुसी से कहती है कि उसे ना तो मैप पढ़ना आता है और ना ही अपना ख्याल रखना, और पीरियन इस पर उसकी मदद करेगी। उसके साथ ट्रैवल करके उसे लाभ ही होगा। काफी तर्क वितर्क और झगड़े के बाद आखिरकार फुसी उसके साथ ट्रैवल करने को तैयार हो जाता है, पर वह उसे कहता है कि मेरे साथ ट्रैवल करके तुम्हें पछतावा ही होगा। इसके बाद वे दोनों शिप के जरिए यात्रा करने का फैसला लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक नॉर्मल शिप है, लेकिन यह कैदियों का एक शिप होता है जहां उन्हें एक लड़की द्वारा झूठ बोलकर लाया जाता है। उन दोनों को बाकियों के साथ अलग अलग कैद कर लिया जाता है और उन सबको एक आइलैंड में ले जाया जाता है। यह एक प्रिजन आइलैंड है जिसे जनाडा या फ्रीडम आइलैंड भी
कहा जाता है। वहाँ पहुंचकर फुसी किसी तरह पीरियन के पास पहुंचना चाहता है, क्योंकि पीरियन को फुसी से अलग रखा गया था। इस आइलैंड में प्रिजनर्स के बीच एक फाइट प्रतियोगिता होती है, जिसे जीतने वाले को आइलैंड का चीफ बना दिया जाता है। फुसी को लगता है कि यह फाइटिंग प्रतियोगिता उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसे जीतकर वो पीरियन को बचा सकता है। वह इसमें भाग लेता है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि यह मर्डर कंपटीशन है। यहाँ सभी एक दूसरे को बेरहमी से मारने लगते हैं, पर फुसी किसी को मारना नहीं चाहता। लड़ाई में काफी खून खराबा होता है और अंत में एक आदमी बचता है। वो अपने सामने फुसी को देखता है और उसे वहाँ पड़े सारे हथियारों से मारने लगता है। फुसी के इतने हथियारों से कटफट जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, जिसे देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है और वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है और इस तरह फुसी की जीत हो जाती है। इसे जीतने के बाद फुसी पीरियन को ढूंढने लगता है, पर उसे यह पता चलता है कि उसे स्पेशल प्रिजनर्स के साथ स्पेशल प्रिजन में रखा गया है। अगले राउंड में भी वो अपने प्रतिद्वंदी को मारना नहीं चाहता, वह उससे डरा कर भगाना चाहता है, पर उसका प्रतिद्वंदी भागने को तैयार नहीं है। फुसी सोचता है कि अब क्या किया जाए। उसी वक्त मार्च को फुसी की याद आने लगती है और अचानक वो पोरोना के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके फाइटिंग स्किल्स से वह आसानी से ये राउंड जीत जाता है। लेकिन वह इससे खुश नहीं है, क्योंकि उसे यह पता चल गया है कि पोरोना भी मारी जा चुकी है। वो काफी दुखी होता है। इसके बाद फुसी उसी लड़की से मिलता है जिसने उन्हें किसी के कहने पर जानबूझकर इस शिप पर ला बैठाया था। उसका नाम टोनारी है। वो उसे पीरियन के बारे में बताती है, जिसने कि कई लोगों को मारा है। वो अपने फादर की भी बात बताती है, जिनके साथ वो यहाँ आ गई थी। वो कहती है कि हर क्रिमिनल बुरा इंसान नहीं होता, कभी कभी परिस्थिति उन्हें क्रिमिनल बनाने में मजबूर करती है। पर फुसी को किसी भी हाल में पीरियन को ढूंढ निकालना है। वो फिर से उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर फिर से नाकामयाब हो जाता है। अगले राउंड में फुसी पोरोना के स्वरूप में ही अपने ओपोनेंट को काफी जोरदार टक्कर देने लगती है, पर उसका ओपोनेंट हार मारने को तैयार नहीं है। बाहर खड़े ऑडियंस चाहते हैं कि फुसी उसे मारकर उसे खत्म कर दे, पर फुसी ऐसा नहीं चाहता, जिसके फलस्वरूप वे लोग खुद ही अपने हथियारों से उस आदमी पर हमला करने लगते हैं, पर फुसी उनके हमले से उसे बचाता है। लड़ाई में जीत जाने के बाद फुसी और टोनारी में उनके विचारों में काफी मतभेद हो जाते हैं। फुसी किसी भी कीमत पर किसी की जान नहीं लेना चाहता। इसी बीच नॉकर्स उस आइलैंड पर हमला कर देता है। पहले तो फुसी उससे अकेले लड़ता है, लेकिन बाद में आइलैंड के बाकी लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं और सभी मिलकर नॉकर को हराने में सफल हो जाते हैं। नॉकर्स को हराने के बाद फुसी को मार्च और बाकी सभी स्वरूप जो नॉकर्स ने उससे छीने थे वो उसे मिल जाते हैं। इसे पाकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद फुसी टोनारी और बाकी सभी बच्चों से दोस्ती कर लेता है और वे एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस और डिजायर को शेयर करने लगते हैं। फुसी फाइनली पीरियन के कैद खाने में पहुंचने में भी सफल हो जाता है। वह उसे वहां से सेफ्टी बाहर निकालने और उसे बचाने का वादा करता है। अपने फाइनल मैच में फुसी का सामना अपने पुराने दुश्मन के साथ होता है, वही दुश्मन जिसने उसे बहुत दर्द और कष्ट पहुंचाया है, जो कि है हयासे। हयासे उसे बताती है कि उसने ही पोरोना का कत्ल किया है। इसे सुनकर फुसी काफी गुस्सा हो जाता है और बहुत ही उत्तेजित होकर उस पर हमला करने लगता है, पर हयासे ऐसी लड़ाई के लिए काफी अनुभवी है। वह आसानी से फुसी के सारे वार को रोक देती है और उस पर एक ड्रग इंजेक्ट कर देती है। ड्रग की वजह से फुसी अचेत पड़ जाता है और यह लड़ाई हयासे जीत जाती है। हयासे अब इस जनाडा आइलैंड की लीडर बन चुकी है। अब उसे फुसी के साथ कुछ भी करने का अधिकार है। इस मौके का फायदा उठाकर हयासे वहाँ मौजूद सभी लोगों को फुसी की झूठी कहानी बनाकर उनसे कहती है कि फुसी उसे 4 साल पहले बहुत ही बुरी हालत में मिला था। उसने फुसी की काफी देखभाल की और उसे बोलना सिखाया, तब जाकर वो एक बीस्ट से एक इंसान बन पाया। इसे सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग उसे काफी सराहना करने लगते हैं और उसके लिए ताली बजाते हैं। फिर हयासे कहती है कि मैं इस आइलैंड पर रूल करने का हक टोनारी को देती हूँ। यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं और टोनारी को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उसे मारकर फिर से टूर्नामेंट को शुरू कर सके। इसके बाद हयासे फुसी को अपने साथ ले जाती है। टोनारी और उसके दोस्त फुसी को ढूंढते हुए महल के गलियारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ गार्ड्स रोक लेते हैं जो कि अपने नए लीडर हयासे के कमांड को फॉलो कर रहे थे। हयासे को लगता है कि उसने फुसी को अपने कब्जे में कर लिया है, पर फुसी अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके उसके गले पर अपना तलवार तान देता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे अगर बदला लेना है तो ले सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे दोस्तों और बाकी लोगों को आइलैंड छोड़ने में मदद करनी होगी। हयासे मान जाती है। वह उनके लिए एक बड़ी सी शिप तैयार करती है जिसमें टोनारी और उसके दोस्तों के साथ वहाँ के सभी बच्चों को अपने साथ ले जाने का निश्चय करती है, लेकिन वहाँ से उन्हें भेजते हुए हयासे टोनारी और उसके दोस्तों को ड्रग से बेहोश कर देती है और उन्हें शिप में बैठाकर आइलैंड से बाहर भेज देती है। वह फुसी को भी बेहोश करके एक खुफिया संकरित जगह पर डाल देती है। इधर आइलैंड के बाहर पहुँचने के बाद टोनारी की जब आंखें खुलती है तो वह वापस नाव लेकर फुसी को बचाने के लिए आइलैंड की ओर जाने लगती है। यहाँ फुसी उस संकरे खुफिया जगह से अपना रूप बदलकर बाहर निकल जाता है। फुसी की मुलाकात टोनारी से होती है जो कि उसे ही बचाने यहाँ पर आई थी। फुसी उसके इस डिसीजन पर खुश नहीं होता क्योंकि यह टोनारी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वे दोनों निश्चय करते हैं कि अगली सुबह वो बोट के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे।
जाएंगे। इधर हयासे को पता चल जाता है कि फुसी उसकी ट्रैप से भाग निकला है। तभी उसका एक गार्ड उसे बताता है कि शहर में एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। उधर बिहोल्डर के जरिए फुसी को भी पता चलता है कि नॉकर्स ने आइलैंड पर हमला कर दिया है। फुसी बिहोल्डर को थैंक्स कहकर नॉकर्स की तरफ जाने लगता है। इस बार नॉकर्स के अटैक करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो मरे हुए इंसानों के शरीर में घुसकर वहाँ के विलेजर्स पर अटैक कर रहा है। अब क्योंकि यह आइलैंड मरे हुए लोगों की लाश से भरा पड़ा है, तो नॉकर्स के लिए खाली शरीर ढूंढने की जरूरत नहीं। फुसी के साथ उसके दोस्त और बाकी सभी विलेजर्स उनसे लड़ने लगते हैं। फुसी अपने फायर से काफी नॉकर्स को खत्म करने में सफल भी हो जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान फुसी के कई दोस्त मारे जाते हैं और उनके शरीर पर नॉकर्स कब्जा कर लेता है। ये देखकर फुसी और उसके बाकी सभी दोस्त काफी दुखी होते हैं। फुसी उनसे माफी मांगता है कि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया। फुसी काफी असहाय महसूस करने लगता है, लेकिन तभी इसका फायदा उठाकर हयासे वहाँ पर आ जाती है और टोनारी को ड्रग देकर उसे आग में झोंकने का डर दिखाकर फुसी को उसके सामने सरेंडर करने का प्रस्ताव रखती है। लेकिन टोनारी ऐसा नहीं चाहती। वो ड्रग्ड होने के बावजूद जोर लगाकर हयासे को भी आग की लपटों की तरफ खींच लेती है। वे दोनों उस पर गिरने लगते हैं कि तभी फुसी किसी तरह जमकर उन दोनों को आग में गिरने से बचाता है। वो हयासे को उसका ही ड्रग देकर बेहोश कर देता है। फिर वह नौकर्स बने अपने सारे दोस्तों को भी खत्म कर देता है। सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद टोनारी यही रहने का निश्चय करती है ताकि वो इस जगह को रहने लायक बना सके। फुसी उसके इस विचार को सम्मान करता है और वह टोनारी को गुड बाय करते हुए हयासे के साथ एक बोट लेकर वहाँ से चला जाता है। जब बोट में हयासे की आंखें खुलती है तो वह फुसी को बताती है कि वो यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह उसे पाना चाहती है, वह उससे प्यार करती है। लेकिन फुसी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उससे उसकी हरकतों की वजह से काफी गुस्सा है। वो अपने द्वारा एक और बोट क्रिएट करता है और उसमें चढ़कर खुद को हयासे से अलग कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। फुसी सोचता है कि अब वह लोगों से दूर ही रहेगा क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। वो सीधा पियोरन से मिलने जाता है जहाँ उसने पियोरन को उसकी प्रतीक्षा करने को कहा था, लेकिन वो उससे भी मिलने से कतराता है। तभी बिहोल्डर उसे बताता है कि पियोरन अपने बुढ़ापे की वजह से मरने की कगार पर है, लेकिन फुसी को उसकी बातें समझ में नहीं आती और वह आगे बढ़ने लगता है। उसे देख पियोरन काफी खुश हो जाती है। वे दोनों आगे की यात्रा साथ साथ करने लगते हैं। समय के साथ पियोरन के स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। वह काफी चिड़चिड़ी हो चुकी है। फुसी को उसके इस परिवर्तन का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन चिड़चिड़ी होने पर भी फुसी उसका काफी ख्याल रखता है। उधर एक भले आदमी द्वारा हयासे भी बचा ली जाती है, लेकिन उस भले आदमी को यह पता नहीं कि वो कितनी खतरनाक है। हयासे नौकर के साथ जुड़ जाती है और उस भले आदमी को मार डालती है। इधर पियोरन अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। वह जानती है कि फुसी अकेले में किसी अनजानी शक्ति से बातें करता रहता है। खुद को भी एक ट्राई देते हुए वो उस बिहोल्डर को अपने पास बुलाती है। बिहोल्डर उसके सामने प्रकट भी हो जाता है। पियोरन उसे कहती है कि अगर उसका पूर्ण जन्म हो तो वो उसे एक ऐसे इंसान के रूप में पैदा करे जो कि फुसी की यात्रा में जीवन भर उसका साथ दे और उसकी मदद करे। बिहोल्डर उसकी इस इच्छा को स्वीकार कर लेता है और फुसी के जैसे ही एक ऑर्ब की रचना करता है और उसमें पियोरन की आत्मा को खींच लेता है। जब फुसी वहाँ आता है तो पियोरन को मरा हुआ पाकर बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। वह उसका दाह संस्कार करके वहीं पर अपना बाकी जीवन बिताने लगता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। अब फुसी काफी बड़ा हो चुका है और शक्तिशाली भी। वो अपने सामने आए एक नौकर्स को काफी आसानी से खत्म कर देता है और उसे देखकर हंसने लगता है। उसका लुक काफी ज्यादा कूल लग रहा है। और इसी तरह टू ईयर इटर्निटी का यह सीजन यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।